गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के साथ साथ ऑल गवर्नमेंट जॉब के इस बैच में आपका स्वागत करता हूं। वायुमंडल चैप्टर आपको फिनिश करा चुके हैं। छोटे छोटे जो उसके टॉपिक आते हैं उसके अंतर्गत वहां भी हमने आपको प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन दिए हैं। कुछ टॉपिक बचे हुए हैं और फिर इसके संपूर्ण एक बार फीडबैक लेंगे, सारे क्वेश्चनों को दोबारा से दोहराएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला आपका टॉपिक है वो सूर्य ताप और तापमान से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। जैसे कि हमने बताया था कि जो पृथ्वी पर मुख्य स्रोत है ऊर्जा का वो क्या है, वो सूर्य है। तो उससे डायरेक्ट किरणें आती हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, ओजोन परत उसमें फिल्ट्रेशन का कार्य करती है, ओजोन परत फिल्ट्रेशन का कार्य करती है। और पृथ्वी पर आने के पश्चात वहाँ से क्या होता है, वापस पार्थिव विकिरण के रूप में जाती हैं। तो पहले जो आती हैं लघु तरंग आती हैं, उसके पश्चात पार्थिव विकिरण जाती हैं। तो ज़्यादातर जो ये वायुमंडल को जो ताप मिलता है वो पार्थिव विकिरण के रूप में मिलता है, ठीक है। लघु तरंग के रूप में ऊपर से आता है। तो पहले क्वेश्चन को गहराई से अध्ययन करते हैं। वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से प्राप्त करता है। हाँ, परोक्ष रूप से करता है तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से। बिल्कुल सही बात है, पहली बात तो सही होगी। पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंग पार्थिव ऊर्जा के लंबी तरंग में परिणित हो जाता है। जो लघु तरंगें आती हैं वे बाद में लंबी तरंगों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। बिल्कुल पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है। और आर जो है वो सही व्याख्या करता है, किसकी, आर सही व्याख्या कर रहा है ये तुम्हारा बी ए की। तो यहाँ से जो राइट क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा आपका क्या, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ये बात सही है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। ऐसा तो नहीं है कि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, तो जो क्षोभमंडल है इसमें आर्द्रता अधिक होती है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, नहीं, जो भारी गैसें आपको बताया था वो क्या है, वो नीचे रहती हैं और ऊपरी वायुमंडल में हल्की गैसें होती हैं। ऊपर की तरफ जैसे जाएंगे सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर आपको हीलियम देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन देखने को मिलेगा और सबसे लास्ट में आपको जेनॉन देखने को मिलेगा, ठीक है। वायुमंडल चैप्टर में बताया था आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थ्री। तो देखो कहीं फर्स्ट और थ्री है, सी आंसर, जो सी होगा इसका, तो सी इज़ राइट आंसर। तो बात करेंगे सी की, ठीक है। ये किस है, आज मूव नहीं कर रहा है, ये सी आंसर है ना। नेक्स्ट की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्यताप को परिवर्तित करता है। तो हमने आपको बताया था एल्बिडो, ध्यान है आपको, एल्बिडो पढ़ाया था आपको। तो बताइए एल्बिडो क्या कहता है। जब तापमान टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें एल्बिडो बताया था कि जो श्वेत चीज़ होगी वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, और बालू मरुस्थल श्वेत नहीं होती है, धान की फसल युक्त भूमि वो श्वेत नहीं होती है, प्रेरी भूमि श्वेत नहीं होती है, नवपात हिम से नई नई जो बर्फ रहती है आच्छादित भूमि वो क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। हाँ, ये तो बात सही है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसका राइट आंसर 2 सेकंड का समय मिलता है आपको, बताइए क्या होगा। दक्षिण अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। प्रशांत महासागर में वार्षिक परिसर अधिक है, कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से।
इसका राइट आंसर होगा आपका बी। क्यों होगा? बात करते हैं दक्षिण गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक प्रतिशत अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, यहाँ पर स्थल भाग कम है, स्थल भाग कम है, तो यहाँ पर क्या है, उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक प्रतिशत अधिक है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में आपका स्थलीय भाग अधिक है, तो स्थलीय भाग जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा, तो तापांतर यहाँ पर अधिक होगा। बात करते हैं फर्स्ट की, अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। तो अटलांटिक ये बातें जो हैं ये गलत बातें हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर क्या है, बड़ा है, प्रशांत महासागर बड़ा है और अटलांटिक महासागर छोटा है। तो अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर जो है वो कैसा होगा? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सागर जितना बड़ा होगा, सागर जितना बड़ा होता है वार्षिक तापांतर उतना ही क्या है, घट जाता है। ठीक है भाई, क्या होगा, स्थल भाग तो है नहीं, तो जितना बड़ा होगा उतना ही क्या है, घट जाएगा। तो राइट आंसर इसका केवल सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, सारों को पढ़ो अच्छी तरीके से ध्यान से और फिर आगे बताओ क्या हो रहा है, जल्दी से पढ़ो। बात करते हैं जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्तित गैस है। जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्तित गैस है, तो क्या ये बात सही है? देखो जरा, जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्तित गैस है, अति परिवर्तित गैस तो नहीं है। ठीक है, ये तो संघनन के पश्चात परिवर्तित होती है। अधिकतम तापमान की, और वो भी क्या है, जल के रूप में। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। हाँ, ये बात सही है। मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होगा, वो विषुवत रेखा और मकर रेखा के आसपास होगा, तो यहाँ मकर रेखा नहीं दे रखा है, तो ये हो जाएगा। शीत कटिबंध उभय गोलार्ध में वामरत और ध्रुव के बीच उपस्थित होता है। शीत कटिबंध कहाँ, वहाँ तो ध्रुवीय कटिबंध होगा, ये बात गलत है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवा हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। ये अत्यधिक ऊंचाई की कहाँ है, ये तो क्या है, ये समताप मंडल में इसकी खोज की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। बी विल बी राइट आंसर। तो ये पोर्शन क्या हो गया, बी। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। अभी भी बात हुई आपसे भाई, 23.5 डिग्री के आसपास उच्चतम टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जाते हैं। वहाँ से तो पृथ्वी का आकार क्या हो जाएगा, गोलाकार होने के कारण वहाँ से तो बातें मूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैक्सिमम कहाँ होगा, 23.5 डिग्री। अब 23.5 डिग्री दिया नहीं है, तो 20 डिग्री के आसपास हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। साफ रात मेघ रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। जो साफ रातें होती हैं वो मेघ रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो मेघ क्या होगा, मेघ जो पार्थिव विकिरण है उसको नीचे रिफ्लेक्टेड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर साफ रात मेघ रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। हाँ, अधिक ठंडी होती है, तो किसके कारण होती है, जरा देखो। क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। वापस विकिरण क्या है, वापस विकिरण वहीं मूव कर जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये पे बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जो सूर्य ताप और तापमान से संबंधित क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चक्रवात से संबंधित हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, चक्रवात चैप्टर आपको पढ़ाया था, अच्छी तरीके से अपना रिवीजन भी कर लिया होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होते हैं। जो पृष्ठीय वायु है वो चक्रवात के केंद्र की तरफ मूव करती है, ये तो बात क्लियर है। ठीक है, हवा चक्रवात के केंद्र से अवरोहित होती है। जो चक्रवात का केंद्र है उसमें क्या है, अवरोहित होगी, केंद्र की तरफ जाएगी। तो ए आर दोनों ही सही हैं और सही व्याख्या भी हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, चक्रवात के दिए हुए रेखा चित्र में ए बी सी डी से अंकित क्षेत्रों में से किस एक भार में मूसलाधार अल्पकालिक तड़ित
झांझ युक्त वर्षा होती है। ध्यान से क्वेश्चन सुनिए और देखिए कहाँ से आपके कनेक्ट होगा, किस टॉपिक से कनेक्ट होगा, उस बात को एनालिसिस कीजिए। हमने आपको बताया था जो चक्रवात में 4 बातें मुख्य होती हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, चक्रवात जब हल्की बारिश होगी, ठीक है, जब उष्ण वाताग्र आएगा, जब उष्ण वाताग्र आएगा तो क्या है, जब उष्ण वाताग्र आएगा फिर उसके बाद क्या आएगा, उष्ण वाताग्र के पश्चात क्या आता है, तो आपको बताया था उष्ण वाताग्र के आने पर हल्की बारिश होगी और जब उष्ण वृत्तांश आएगा, ठीक है, तो मौसम साफ हो जाएगा। और जब शीत वाताग्र आएगा तो क्या है, जब शीत वातावरण आएगा तो ठंड के कारण वहाँ पर क्या है, वर्षा की स्थिति बन जाएगी। और जब ये उष्ण वृत्तांश आएगा, शीत वृत्तांश आएगा तो वहाँ पर तीव्र बारिश होगी। तो ABCD ये आपको दिया हुआ है। बात करते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछ रहा है तड़ित झांझ युक्त वर्षा होती है, तो वो डी ऑप्शन क्या होगा, वो डी पर होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा इसमें, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, डी आंसर राइट हो जाएगा। तो डी को क्लिक कर लीजिए। आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही निकलता है, ठीक है, यही तो प्रैक्टिस है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। टॉर्नेडो कहाँ बताया था टॉर्नेडो आपको, ये तो सीधा फैक्ट नुमा क्वेश्चन है, ये सीधा रटने वाली बात है। टॉर्नेडो, ठीक है, तो कैरिबियन सागर में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंधित करेंगे। टॉर्नेडो से संबंधित आसान है आपके लिए टॉर्नेडो पर काफ़ी चर्चा आपके लिए हुई है, ठीक है, किसे कहेंगे, किसे संबंधित करेंगे आप टॉर्नेडो से, तो बताया था USA का जो क्षेत्र है, ठीक है, USA किससे संबंधित है, वो टॉर्नेडो से है। नेक्स्ट की बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्रारूप बदल दिया है। बताओ, मैदान से संबंधित बात को क्या है, ये कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। टॉर्नेडो की क्षति किससे मापेंगे, आपको बताया था। टाइफून की क्षति किससे नापेंगे, वो भी बताया था आपको। तो टॉर्नेडो की क्षति को मापने के लिए जापान और अमेरिका के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस पर काम किया था। तो वो कौन है, फुजीटा उनका गोत्र है, इसलिए फुजीटा स्केल इसको कहा जाता है। टाइफून आ गया है, टाइफून का जिक्र चल रहा था। नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित होता है। टाइफून, टाई टाई टाई, जिसने क्या है, कोरोना का महामारी में विशेष रोल रहा है ऐसा कहा जाता है, लेकिन एविडेंस ना मिलने के कारण उसको क्लियर झंडी नहीं दी गई है, उस पर आरोप नहीं लगाया गया है। बताइए क्या है, चीन, ठीक है। नेक्स्ट, विली विली है एक, अरे ये तो बात क्लियर है, विली विली तो हमने चक्रवात में पढ़ा है। तो विली विली क्या है, एक प्रकार का वृक्ष नहीं, एक प्रकार की हवा है नहीं, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो चक्रवात आपको 2 प्रकार से पढ़ाए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सी। नेक्स्ट, लक्षद्वीप। अच्छा, इसमें बात करते हैं लक्षद्वीप के निकट समय पाई जाने वाली मछली का। नहीं, इससे मछली से कोई मतलब नहीं है। 8वें क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके लिए आसान है। सारे जो चक्रवात कहाँ कहाँ आते हैं आपने पढ़ रखे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का तो अभी अभी आपने पढ़ा है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया विली विली, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का विली विली हो जाएगा। चीन का भी अभी आपने पढ़ा, टाइफून हो जाएगा। तो देखिए, ए में यदि कहीं 2 आ रहा है, ए में 2 एक ही बार आ रहा है, बी में, और बी में क्या आ रहा है, बी में 3 आ रहा है, ठीक है। भारत का क्या है, सी में देखिए क्या है, भारत का चक्रवात 4 आ रहा है। हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा।
आपको एक आध नहीं भी पता तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ तो सारे ही आपको बता रखे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या 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 है, वो हरिकेन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। सब कुछ वही तो है जो अभी अभी था, बागियो इसमें चेंज हो गया है, बस क्या है, पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल मैच है। ऐसे भी आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर कर आराम से कंठस्थ कर सकते हैं। आपको बात बताना है कि यहाँ पर ये सूची ए में दिए गए हैं, चक्रवात दिए गए हैं और उनकी लोकेशन दी गई है सूची सेकंड में। तो 3 तो आपको अभी बता चुके हैं। बागियो अलग है, विली विली अभी नहीं बताया आपको, ऑस्ट्रेलिया है, तो देख लीजिए 2 किस में है, दो बार आ रहा है, ठीक है। हरिकेन किस में बताया है, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो देखिए 2 के बाद 1 भी आ रहा है, यानी कि यहाँ अब तक जो राइट आंसर जा रहा है वो बी और डी दोनों जा रहे हैं। सी देख लीजिए, टाइफून कहाँ पर है, टाइफून कहाँ पर है, ची ने बताया था, तो सी में 4 है इन 2 में से कहीं, तो राइट आंसर क्या, वैसे तो बी हो जाएगा, लेकिन बागियो आपको नहीं पता था, तो बागियो यहाँ पर अपनी माइंड में नया सेट कर लीजिए। बागियो किससे संबंधित है, वो 3 से संबंधित है, फिलीपीन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बी को राइट कर दीजिए, ये आपका 20 राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आ गया हरिकेन, ठीक है। अब हरिकेन को देखो भाई, यदि फुजीटा मापक की बात करें तो टाइफून का है, ठीक है। तो हरिकेन का आपको दूसरा जो मापक बताया था वो क्या बताया था, तो साफिर सिम्पसन मापक है, साफिर सिम्पसन मापक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट का सूचक है, तो 3 चीज़ें बताई थी। तो यहाँ पर अचानक से गिरेगा तो किसका हो जाएगा, यहाँ पे अचानक से गिरेगा तो बर्फ़ का संकेत तो नहीं है, मौसम साफ भी नहीं है। बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर बताएगा कि तूफान आ गया है, क्या है, तूफान आ गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तूफान हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांश में, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांश में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत चक्रवातों में उत्पन्न नहीं होता है, इसका कारण क्या है। तो सबसे लास्ट में जो आज आपको लेक्चर भेजा है उसमें बताया गया है कि जो सागरीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, उनके पृष्ठों का तापमान क्या होता है, लो प्रेशर होता है, तो इसलिए लो प्रेशर के कारण वहाँ पर तूफान नहीं आता है। तो राइट आंसर तो इसका हो जाएगा आपका ए, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर लेंगे, नीचे की चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो भी हमको कुछ सिखाती हैं। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल जोन्स विरले ही होते हैं, इसका तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है, कौन कह रहा है दुर्बल होता है, ये तो हवाओं का रुख मोड़ देता है। उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती, किसमें, उष्णकटिबंधीय में। तो हम कहाँ रह रहे हैं, हम नहीं रह रहे उष्णकटिबंधीय में, भारत भी तो उष्णकटिबंधीय में ही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चक्रवात से संबंधित जो क्वेश्चन थे आपके कंप्लीट हुए। आर्द्रता से संबंधित बात करते हैं। आर्द्रता क्या है, ह्यूमिडिटी, जो मौसम के अंदर जलवाष्प है, जो मौसम के अंदर जलवाष्प है तो वही क्या है, उसी को आर्द्रता कहते हैं। अच्छी तरीके से डिटेल तरीके से आपको पढ़ाया गया है। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो हमारे बैच से जुड़कर इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हमारे बैच का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लिख लीजिए 84, यहाँ लिखने में कोई दिक्कत आ रही है, 84 49 30 40 और 62, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बात कर लेना और वैसे जुड़ जाना। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन की, वायुमंडल में नमी की मात्रा। आ गया, जितनी वायुमंडल में नमी है वही क्या है, वही आर्द्रता है। अक्षांश से संबंधित है, वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंधित तो है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ को जाएंगे तो नमी की मात्रा क्या है, नमी की मात्रा डिफरेंट नज़र आएगी। नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित है, हाँ टेम्परेचर से संबंधित है। जैसे जैसे भी टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो जलवाष्प उसमें क्या है, ज़्यादा आ सकती है। तो हमारे हिसाब से तो ए आर दोनों ही सही हैं,
और सही व्याख्या भी हो रही है, दोनों ही सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर तो इसमें से ए ही होना चाहिए, ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्द्रता परिणाम है। आर्द्रता किसका परिणाम है, वाष्पीकरण का है, वाष्पोत्सर्जन का है, ऊष्मा की उपस्थिति का है, हवा में नमी की उपस्थिति का है। तो राइट आंसर तो आपको मिल चुका था, बस इसमें क्या है, केवल क्लिक करना है। अभी भी तो जिक्र हुआ है आपसे, जो वायु इसमें नमी है, तो नमी क्या है, नमी को ही आर्द्रता बोलते हैं। तो आर्द्रता परिणाम किसका है, ये डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ से इतने ही क्वेश्चन आर्द्रता से संबंधित लिए गए हैं। जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं वो आगे मिक्स फॉर्म में भी आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। बादल की बात करते हैं, तो बादल क्या है, सबसे पहले बादल का जिक्र कर लेते हैं। बादल क्या है, जो जलवाष्प ऊपर गई है, जो जलवाष्प ऊपर गई है उसका पानी के रूप में, जल की बूंदों के रूप में कन्वर्ट क्या है, वो बादल है। ये दो फॉर्म में होता है, जल कणों के रूप में और हिम कणों के रूप में घूमते रहते हैं बादल। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अत्यधिक तीव्र वर्षा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जहाँ वर्षा जुड़ रहा हो स्त्री के साथ वहीं क्या हो जाएगा, अत्यधिक बारिश हो जाएगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, पक्षाब स्त्री मेघ जो होते हैं वो सबसे अधिक ऊंचाई पर रहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो दोनों चीज़ों को समझेंगे। तो इसका राइट अभी क्या पूछ रहा है, फिलहाल वो पूछ रहा है ये आपका अत्यधिक तीव्र वर्षा, तो राइट आंसर विल बी ये, ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बादल परिणाम हैं। अभी भी तो बात हुई है, बादल क्या है, संघनन का परिणाम है, वाष्पीकरण, सामान्यतः प्रकाश दर, कैटाबेटिक ह्रास दर, ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ बादल का परिणाम नहीं है। तो बादल का परिणाम क्या है, डी विल बी राइट आंसर, डी विल बी राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं, सबसे अधिक ऊंचाई के बादल हैं। तो अभी भी आपसे बात हुआ था 18,000 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 18,000 किलोमीटर पर सबसे अधिक ऊंचाई के बादल देखने को मिलते हैं, 18,000 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ मध्य कंपासी मेघ, मध्य स्त्री मेघ से बात चलने की, पक्षाब स्त्री मेघ विल बी राइट आंसर, आपसे अभी अभी जिक्र हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। बादल से संबंधित बात कर रहे हो आप, बादल से संबंधित बातें आपकी चल रही हैं, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, संघनन है, उष्णताप एवं आर्द्रता है, ऊर्ध्वाधर हवाएं हैं, पर्वत विज्ञान है। तो पर्वत विज्ञान का यहाँ क्या मतलब है, यदि जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर बात कर रहे हैं तो संघनन होता है उसमें, उष्णताप हमने अभी सबसे पहले आपको उसी के क्वेश्चन कराए हैं। ऊर्ध्वाधर हवाएं, जब हवाएं ऊपर जाएंगी तो वही क्या है, जल वाष्प को लेकर जाएंगी और संघनन की प्रक्रिया से बादल बना देंगी। तो यहाँ पर आई थिंक 3 विल नॉट बी इंक्लूड, 1 2 4 विल बी इंक्लूड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके या किनके द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित झंझा, ठीक है, सबको ध्यान से पढ़िए और जो नहीं है उसे क्या कर दीजिए, स्किप कर दीजिए, जल्दी से आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। टाइम अप। बात करते हैं पहले पॉइंट की, तड़ित झंझा के विषय में बात कर रहा है। आकाश में कंपासी वर्षी मेघ के मिलने से आकाश में कंपासी वर्षी मेघ के मिलने से क्या होगा, क्या बिजली कड़केगी, क्या वर्षा होगी, ठीक है, नहीं। तड़ित से जो वर्षा मेघों के पृथक कृत करता है, सीधा सीधा इस चक्रवात से संबंधित क्वेश्चन को यहाँ मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, बादल फॉर्म में दिया हुआ है। तो हवा जल कणों के ऊपर की तीव्र चलने से कुछ भी नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से ही समझा जा सकता है जब आपने रिवीजन अच्छी प्रकार से
कर रखा हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, इनमें से कोई भी नहीं है। तड़ित ध्यान के लिए क्या है? चक्रवात वाला पॉइंट काम करता है। तो ये थे क्वेश्चन आपके टोटल जितने भी अभी तक आपके टॉपिक कराए हैं उन पर जो टॉपिक से संबंधित आपके क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं कंप्लीट रिवीजन की। तो ये 3 टॉपिक तो आपको ले लिए हैं, सूर्यताप ले लिया है, तापमान वाला पॉइंट ले लिया है, आर्द्रता ले लिया है, ठीक है। और इसमें आपको क्या लिया है? हमने बादल लिया है। बाकी जो वायुमंडल से संबंधित जितने भी पहले आपको कराए हैं उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखें कितने क्वेश्चन आपको क्लियर हैं। आपने इनको लिपिबद्ध भी कर लिया होगा। अब आपको ये लिपिबद्ध नहीं करने हैं, अब आपको लिपिबद्ध नहीं करने हैं, बस ये पहले से लिखे हुए हैं। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं संपूर्ण ऑल की, ठीक है, जिसमें से 3 टॉपिक हम नहीं कराएंगे जो अभी अभी आपको कराए हैं। चलिए वायुमंडल से संबंधित पूरा संपूर्ण रिवीजन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? बड़ा आसान हो गया अब आपके लिए, बड़ा आसान हो गया है अब आपके लिए। अब आपको क्या करना है? बस इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते जाना है। ऐसा कोई सा एग्ज़ाम नहीं होगा जो आपका क्लियर नहीं होगा। तो ये तो आसान था आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही दिया था, जरा वायुमंडल में जाकर देख लेना, ठीक है। जल्दी से बताइए। तो जो भारी गैस होगी 78% नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन विल बी राइट आंसर। इसमें ज़्यादा समय नहीं देने की। अब हम धरातल के पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के निम्न विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? अरे ये तो रट गया है आपको। सबसे जहाँ मौसमी क्रियाएं होती हैं, जहाँ वायुयान उड़ते हैं, ठीक है, जहाँ क्या है उल्का पिंड आते हैं, तो ये तो सीधा क्षोभमंडल है, समताप मंडल है। आयन मंडल को स्किप करो, पहले आएगा मध्यमंडल, तो मध्यमंडल आ रहा है तीसरे में। अब तीसरे के बाद फिर आता है तापमंडल, तो तापमंडल के 2 पार्ट होते हैं, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो राइट आंसर विल बी सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। वायुमंडल की 4 परतें होती हैं, चारों यहाँ पे दी हुई हैं। तापमंडल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तापमंडल का निचला पार्ट दिया हुआ आयन मंडल। तो क्या कह रहा है? उनका सही अवरोही क्रम लिखिए। उनका सही अवरोही क्रम ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर से नीचे की तरफ सबसे पहले क्या है? सबसे पहले 4 नंबर है या 1 नंबर है? तो 1 नंबर पहले है। उसके बाद क्या है? आयन मंडल के पश्चात क्या आता है? मध्यमंडल आएगा, तो 2 नंबर आएगा। उसके पश्चात क्या? समताप मंडल है, तो 3 नंबर आएगा। उसके बाद क्षोभमंडल है। तो राइट आंसर विल बी, आपको क्लियर है, 1 2 3 4 जहाँ दे रहा हो वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। अधिकांश मौसम गतिविधियाँ जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं। मौसम गतिविधियाँ तो अपने पास वाली में होती हैं, ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल रट गई हैं। क्षोभमंडल। नेक्स्ट बात करते हैं। ओजोन परत अवस्थित होती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को फिल्ट्रेशन होता है इसके द्वारा। तो ये कहाँ स्थित होती है? समताप मंडल के 2 पार्ट बताए थे आपको। एक में तो क्या वायुयान उड़ेंगे और दूसरा क्या है? ये फिल्ट्रेशन का कार्य होगा। तो समताप मंडल विल बी राइट प्लेस फॉर ओजोन परत। समताप मंडल को जेट विमान की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। जेट विमान की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है किसको? समताप मंडल को। हाँ, माना जाता है, क्योंकि इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण। नहीं, ये तो कोई मतलब नहीं रहा। इस परत में तापमान सम रहता है, इसका भी कोई मतलब। इस परत यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक सीमा से बाहर है। इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं होनी होती। ये रहेगा डी विल बी राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन सा जीवन सुरक्षा करता है? तो ये अभी भी जिक्र हुआ है आपका, क्या दिया हुआ, कैसे मिक्स हो गया? ट्रोपोस्फेयर, ये कहाँ चला गया? समताप मंडल ये तो हो गया था। ट्रोपोस्फेयर तो सूरज से निकले रेडिएशन, इस ओजोन परत भी हो गया था। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है, ठीक है। ओजोन परत का कार्य क्या है? ये क्वेश्चन मिक्स हो गया, चलो आगे देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये आपका 9वें का तो ये हो गया था। आपने क्या है? सूरज से निकली विनाशकारी रेडिएशन में से कौन सा जीवन सुरक्षा करता है? तो जीवन सुरक्षा के विषय में आपकी बात होगी थी, ओजोन परत के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है, तो जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उन्हीं को क्या करता है? उन्हीं को
ये करता है, ये क्लिक नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा इसका डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। हमने आपको बताया था इंग्लिश को भी साथ में लेकर चलना है, इंग्लिश को सीखना है। तो क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल को कहते हैं मेसोस्फेयर। ये सीधा क्षोभ मंडल न लिख कर यदि ये आगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मेजोस्फेयर और आयनन मंडल को कहते हैं आयनोस्फेयर। बड़ा सिंपल सा है इसको, ठीक है। तो क्या कह रहा है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। रेडियो तरंगों की बात कर रहा है, तो समताप मंडल के निचले पार्ट में होता है, बड़ा सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, आयन मंडल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। बेतार संचार प्रणाली, तो जहाँ से दूरसंचार प्रोग्राम क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं, वही बात क्या है, आयन मंडल वाली बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना है, इसका राइट आंसर आयन मंडल लगाएंगे सारे बच्चे, हमें पता है, लेकिन आपको बता चुके हैं जो संचार उपग्रह सेट कराएंगे तो वो कहाँ कराएंगे, बहिर्मंडल में कराएंगे, ठीक है। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमिलन में सही है, कौन सा सही है इनमें से, ठीक है। क्षोभ मंडल में मौसमी क्रिया हो रही है, हाँ जी हो रही है। समताप मंडल में दूसरे पार्ट में ओजोन परत है, हाँ है। आयन मंडल में पृथ्वी की सतह की ओर रेडियो तरंगे होती हैं, हाँ होती हैं। मध्य मंडल में ज्योति, ध्रुव ज्योति नहीं होता। बताओ मध्य मंडल में क्या होता है, मध्य मंडल में उल्कापिंड जल जाते हैं, और ध्रुव ज्योति कहाँ है, वो आयन मंडल में है, ऐसा हमने आपको बताया था। तो सुमेल में सही नहीं, सही है, तो एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है, चार सही नहीं, तो एक दो तीन कहीं आ रहा हो तो उसको राइट ऑफ आंसर कर दो, ठीक है। तो देख लो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं, हवाओं से संबंधित रिवीजन कर लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है। उत्तरी गोलार्ध में ये बात सही कह रहा है। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरलिस फोर्स से प्रभावित होता है। तो दोनों ही बातें सही कह रहा है, स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हवा के पैटर्न्स दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत वामावर्त होते हैं। ये बात तो उल्टी कह दी इसने। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न्स कोरलिस प्रभाव से निश्चित होते हैं, ये बात सही कह रहा है, ठीक है। तो ए गलत है, आर सही है, तो डी विल बी राइट आंसर, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। भूखंड तो बहुत है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरलिस बल अधिक लगता है। सोचो आराम से आंसर। देखिए जरा सी चूक आपको माइनस वर्किंग में पहुँचाती है, तो क्या आप अच्छी तरीके से एनालाइज कर लिया है, क्या होगा इसका राइट आंसर। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, हाँ ये बात सही है। उत्तरी गोलार्ध की में ज़्यादा हैं भूखंड और दक्षिणी गोलार्ध में कम है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरलिस फोर्स बल अधिक लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो दक्षिणी गोलार्ध हो, सब में क्या है, वो उसी के हिसाब से लगता है। बताया था ये केवल क्या है, टर्न कर देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक जो फर्स्ट है वो तो ठीक है, ठीक है। तो सेकंड गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। गलती 40 आपका फेवरेट क्वेश्चन, प्रचंड 50 एवं चीखता 60 तीनों की बात कर रहा है, जहाँ फ्रैक्शन नहीं मिलने का 3 बल कार्य करते हैं। आपको बताया था कौन कौन सा बल है, एक तो कोरलिस बल है, एक क्या है प्रवणता बल है, और एक क्या है घर्षण बल है। 3 बल से प्रभावित होती हैं। तो दक्षिण गोलार्ध में भूखंड कम होने के कारण, फ्रैक्शन कम होने के कारण वहाँ
हवाएं तेज़ी से चलती हैं तो 40 डिग्री पर क्या है गतिज चालिसा है, 50वें अक्षांश रेखा प्रचंड 50 है और 60वें अक्षांश पर ये चीखते हुए आवाज़ करती हैं, कानों में से जूम निकल जाती हैं। तो क्या है इसका कारण, आप जल्दी से बताइए। गतिज चालिसा प्रचंड 50 चीखता 60 क्या है? तो क्या है ये? ध्यान से सुनो। और समुद्री तूफान नहीं, दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमी पवनें, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें। तो ये पवनें तो हैं, ये बात तो क्लियर है, लेकिन कौन सी है? क्या उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं, दक्षिण गोलार्ध में चलती हैं? तो दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप समझ गए होंगे। बात केवल चालीसा की करता है, हनुमान चालीसा की बात नहीं कर रहा है। ये हवाओं की रोरिंग 40s जिसे बोलते हैं उसकी बात कर रहा है। ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में निर्बाध बहती हैं नहीं, केवल दक्षिण गोलार्ध की बात हुई है, क्योंकि वहाँ फ्रक्शन नहीं है, वहाँ महाद्वीप स्थलीय भाग कम है। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं। तो हाँ, पावर तो है इनमें। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। ये बात भी सही कह रहे हैं। मेघाच्छन्न आकाश और खराब मौसम इसके सामान्य तौर से संबंधित रहते हैं। तो 2, 3, 4 जहाँ हो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रभावित होती हैं? लंबी चालीसा, ठीक है, लंबी चालीसा जरा ध्यान से देखो कहाँ पर होती है। दक्षिणी गोलार्ध में पहुँचना है आपको। कहाँ पहुँचना है? दक्षिणी गोलार्ध में पहुँचना है। तो क्या हो जाएगा दक्षिण गोलार्ध में? भाई हिंद महासागर ही उधर, तो क्या है? हिंद महासागर ही है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? बाईं ओर कैसे, कौन घुमाता है? तो तापमान घुमाएगा, चुंबकीय क्षेत्र घुमाएगा, दाब घुमाएगा, या पृथ्वी का घूर्णन? क्या कोरियलिस फोर्स कहाँ काम कर रहा है? सी हो जाएगा राइट आंसर। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। उच्च दाब क्षेत्र से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कौन सी होती हैं? जल्दी से बताओ। ये आपको हमने अच्छी तरीके से क्लियर करा रखा है। जल्दी से बताइए ये क्या हो रहा है। तो क्लियर है आपको ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी विल बी राइट आंसर। व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये क्यों मूव नहीं कर रहा है? क्या ये समाप्त हो चुका है? 1 मिनट जरा, चलिए स्क्रीन मूव नहीं हो रही है। आगे का क्वेश्चन आप खुद भी कर लेना। ठीक है, आपके पूरे क्वेश्चन दे चुके हैं। अब आपको केवल क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। PDF फॉर्म को देखते रहिए और आराम से क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं आज के लेक्चर को, और प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है आपको। ठीक है, ओके, धन्यवाद।